आज की वीडियो को अच्छी तरह देखना है, इससे आपको पता लग जाएगा आपने अपने सिलेबस को कैसे करना है। आज मैं आपके डिस्कस करूंगी 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी, जो कि ये बहुत मेन सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं से आपकी मेन परसेंटेज बनती है, इन्हीं से आपको पता लगना है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो। और ज्यादातर भी बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपने लिए डाउटफुल रहते हैं। तो आज हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे तैयार करना है, ताकि इस गैप के अंदर कम से कम 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि तुम्हें पता लगे कि आगे के टाइम में कैसे करना है। अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो मैनिपुलेट, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। इससे तुम्हें ये पता लगेगा तुम्हें किन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है, कम से कम में तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इसी मोटिव पे कि तुम कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हो, ताकि वो कोई भी चीज ना मिस हो जो तुम्हारे नंबर को एक्चुअल में ला के रख सकती है। तो अब हम ये वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी शुरू करनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट वो है हमारा मैथमेटिक्स। मैथ्स को तुम किस तरीके से पढ़ोगे कि तुम्हारी कम प्रिपरेशन में ही ज्यादा नंबर आ जाए, कि तुम कम से कम अच्छे नंबर स्कोर कर लो, कि तुम्हें भी अपने ऊपर प्राउड और तुम्हारे घर वाले भी तुम पे प्राउड फील कर पाए। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बार तो मैथ्स पसंद ही नहीं होती। देखो यार, मैथ्स ठीक है, नहीं पसंद है ना, ठीक है, क्या पेपर नहीं देना? मैथ्स का पेपर तो देना पड़ेगा ना। अपने अंदर एक चीज रखो, हमें मैथ्स नहीं पसंद, ठीक है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, अब जबरदस्ती थोड़ी पसंद करवा सकते हैं। बट क्या तुमने मैथ्स का पेपर नहीं देना? देना तो पड़ेगा। फेल होने से अच्छे नंबर ले आओ, थोड़ा पढ़ के ज्यादा नंबर ले आओ, इसी के लिए तो हमने वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैथ्स में तुम देखो वेटेज। तुम्हें यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी, तुम्हारे सारे चैप्टर्स की वेटेज मैंने यहाँ पे डाल दी है, उसी हिसाब से चैप्टर्स को उठाओ। अब तुमने वेटेज देख ली, उसके बाद तुमने देखना है मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड चैप्टर्स, कि इनमें से ऐसे कौन सा चैप्टर्स है जिनमें भरमार कैलकुलेशन है। पहले हमें उसी चैप्टर को उठाना है और उसी चैप्टर को सॉल्व करना शुरू करना है, क्योंकि देखो जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन है वो टाइम भी ज्यादा लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है वो तो तुमने करना ही करना चैप्टर। सबसे पहले उस चैप्टर को उठाओ और अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, विद इन टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट्स के साथ तुमने प्रैक्टिस सेशन बनाने हैं। तो ये आपकी 3 चीजें इकट्ठी चल रही हैं। टाइम स्लॉट के अंदर अंदर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आज चैप्टर उठा लिया सरफेस एरियाज वाला, वो चैप्टर उठा लिया। अब मुझे पता उसमें भाई भर भर के कैलकुलेशन तो आनी ही आनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने उसकी एक एक्सरसाइज उठाई, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी। ये टाइम है आपका या तो एनसीईआरटी करना, जिनकी एनसीईआरटी 2-3 बार हो गई है, आई रिपीट, जिनकी एनसीईआरटी 2-3 बार हो गई है, एग्जाम्पल्स 2-3 बार हो गए हैं, दे कैन मूव टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक करके उसके बाद वो भी अगर हो गई है, देन यू कैन मूव टू द सैम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो वो तो करने ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तुम सीधा जंप नहीं कर सकते। तुम्हें ऑब्वियसली एनसीईआरटी की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कुछ बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करते, वो पहले प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट करते, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन बच्चों को ऐसा लगता है हमारा बहुत कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, दे कैन मूव टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वेराज जो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा हुआ है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस चीज को देखो। सबसे पहले वेटेज लगा ली, फिर वेटेज देखी कि कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे चल रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से वेटेज लगा ली। फिर उसके बाद तुमने उनको एक्सरसाइजेस को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर ही सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा दिन एक चैप्टर का मैथमेटिक्स के लिए तो नहीं है ऑब्वियसली। तो उसी तरीके से तुमने टाइम स्लॉट्स के अंदर कैलकुलेशन करनी है। 1 घंटा दे दो एक्सरसाइज को, 1.5 आवर दे दो, लेकिन बिना कैलकुलेटर के। देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बिकॉज तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो भाई हमारा रामबाण है ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे आप उन्हें सॉल्व देखो। कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी उनको नहीं समझ आ रहे है, उनको ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन एकदम से नहीं सॉल्व हो पा रहे। कोई बात नहीं, पहले 2 पेपर निकालो सॉल्व, 2 पेपर्स को सॉल्व देखोगे, अच्छे से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे, तीसरा पेपर अनसॉल्व कर लो। लेकिन अनसॉल्व पेपर सॉल्व तो तुम्हें जरूर करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस तभी होगी। 3 घंटे का अनसॉल्व पेपर एक बार सॉल्व करके देखो, तुम्हारी अपने आप हेल्प हो जाएगी। तो वैसा करो ना, हफ्ते के अंदर एक बार, हफ्ते में एक दिन रख लो कि इस दिन मैं मैथ्स का पेपर दूंगा अनसॉल्व, बिल्कुल। उसके बाद तुम इसको बाद में चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज और असर्शन रीजन को काफी बच्चे इग्नोर मार देते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। एमसीक्यू और असर्शन रीजन को तो कुछ सोचते ही नहीं कि वो तो चलो ऑन द स्पॉट हो ही जाएंगे। एमसीक्यू और असर्शन रीजन मोस्टली तुम कहाँ
क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट। जो सैम्पल पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कहीं से भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स है, उनके एमसीक्यू रिजर्वेशन रीजन को जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वैसे ही आ जाते हैं, बस उनकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो इनको तो बिल्कुल भी मत भूलना किसी भी सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं डाउट्स। अब हम आपने मैथ्स पढ़ी है तो डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे। उन डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करना है। जैसे मैंने 1 घंटे में एक एक्सरसाइज करी वॉल्यूम्स वाली की, तो उसके बाद मैं उस 1 घंटे के बाद जो मेरे डाउट्स थे वो मैं साथ के साथ क्लियर करूंगी, या तो मैं अपने किसी ट्यूशन टीचर के साथ, किसी टीचर के साथ डाउट्स क्लियर करूंगी, या मैं ऑनलाइन उनके सोल्यूशंस देख लूंगी। साथ के साथ डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं रखना। फिर उसके बाद आते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैं प्रेफर करूंगी एक्स्ट्रा मत जाओ, मैक्स टू मैक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर में ही जाओ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने माइंड को एक ही सब्जेक्ट में इतना डाइवर्सिफाई कर दो। ठीक है, कम पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, नंबर अपने आप आ जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स के बाद आता है हमारे पास साइंस। साइंस सब्जेक्ट में मैं ऐसा मान के चलती हूँ, अगर एक बार कोई चीज समझ आ गई, अगर तो कोई प्रोसेस समझ में आ गया तो फिर तो वो सॉल्व हो ही जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया ऑब्वियसली फिर तो आप जितनी मर्जी रट्टाफिकेशन करते रहो, रट्टा ही बचता रहेगा, क्रैमिंग ही होती रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज समझ में आ जाएगी तो ऑब्वियसली यार पूरी 10th की साइंस समझने लायक है, आप अच्छे से समझ सकते हो। 1-2 बायो की चीजें होंगी जो आपको लगता है कि हाँ यार ये नाम तो लर्न ही करना पड़ेगा, वो फिर आप लर्न ही करोगे ऑब्वियसली। बट ज्यादातर चीजें जो साइंस में मैं मान के चलती हूँ वो होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार अब समझने का टाइम है, हमें तो पूरा साल नहीं समझा, अब कैसे समझ लेंगे हम। यार देखो, आपको रट्टा मारने में इतना टाइम लगेगा, उससे अच्छा आप एक 1 शॉट वीडियो देख लो। 1 शॉट वीडियो में आपने इतनी चीजें अपने आप समझ लेनी है, तुम्हें पढ़ते हुए पता ही नहीं चलेगा, अच्छा यार ये तो इतना ईजी था, ये तो इतना ईजी था, ऐसे हो जाएगा। रट्टा लगाने में तो टाइम लगाओगे ना, उससे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, कोई भी 1 शॉट वीडियो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 या 1.5 आवर की देख सकते हो, जितनी मर्जी स्पीड में देख लो, पर मैं प्रेफर करूंगी नॉर्मल स्पीड पे ही देखना, ताकि तुम्हारे को समझ आ सके और तुम नोट्स बना पाओ। हाँ, जिन बच्चों के ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर्ड है वेल एंड गुड, आप उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम नोट्स जब अपने पढ़ने शुरू करते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स होती है जो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, तो वो आप ऑनलाइन एकदम से उसकी डेफिनेशन पे जा सकते हो और उसे साथ के साथ समझ सकते हो। रात अपने आप किसी टीचर से भी पूछ सकते हो, जैसा आपको प्रेफर हो। बट मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि साइंस में तो यार मैं तो यही बोलूंगी कि आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करो, पढ़ो, समझो, उसके बाद तुम कोई भी आंसर कैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ आएगा क्वेश्चन तो वहीं से फिर मुड़ के आ जाएगा, अपने आप उसका आंसर आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो करनी है। कैसे करनी है? जिनके पास नोट्स है वेल एंड गुड, टीचर से डाउट्स हो जैसे मर्जी पूछो। जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है 1 शॉट वीडियोस लगाओ, एनसीईआरटी में साथ के साथ अपने छोटे-छोटे पॉइंट्स ऐड करते रहो और साथ के साथ स्टिकी नोट्स के अंदर लगाते रहो, उनको एक साथ रिवाइज। कितने सारे चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनके बीच में इंटरकनेक्शंस आर देयर। इंटरकनेक्शन कैसे? जैसे अगर मैंने रिफ्लेक्शन या लाइट चैप्टर पढ़ा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, उसका ह्यूमन आई के साथ डायरेक्ट इंटरकनेक्शन है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, फोकल लेंथ उसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है उसमें भी है, इसमें भी काफी चीजें इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। इवन बायोलॉजी में भी हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लाइफ प्रोसेस है, काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। तो आपको उन चीजों को याद रखना है, साथ साथ इंटरकनेक्शन करते रहना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बाई चांस इंटरकनेक्शन कोई आ गया कि इस चैप्टर में ये चीज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मुड़ के आंसर आ जाना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे तुम तैयारी करोगे साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते रहना। 1 शॉट वीडियोस आपके पास भरमार पड़ी है, कोई भी देख लो। मेरे चैनल पे भी 1 शॉट वीडियोस आ जाएंगी, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तुम्हें अपने आप सॉल्व होने आ जाएंगे आंसर्स, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजी। बायोलॉजी का मेन तो वही हमारे पास होती है टर्मिनोलॉजीज। जैसे बायो में एक दो डेफिनेशंस आ गई, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। ये बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर फिनोटाइप लिखते तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्सटर्नली बता रहे हैं हम उसको, जीनोटाइप जेनेटिक कंसेंट्रेशन से कैसी है, हम वो सब चीजें बताएंगे। तो आपको ये बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज पता नहीं चाहिए, सारे के सारे डायग्राम। देखो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आ रहा है, लिखना चाहे कम कर दो, लेकिन डायग्राम चाहे छोटा सा बना के आओ, लेकिन डायग्राम जरूर बनाओ, क्योंकि बंदा जो आपके पेपर चेक करेगा एग्जामिनर, उसके पास इतनी सारी कॉपियां हैं, सब में 2-2 लाइनें तो सबने लिखी होंगी, लेकिन अगर आपने एक डायग्राम भी बना दिया होगा तो आपकी 2 लाइनों को स्किप कर देगा और आपके डायग्राम को देख के फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने एग्जामिनर का टाइम बचाया, तो वो आपको खुशी से अपने फुल नंबर दे देगा। तो जहाँ पे डायग्राम अवेलेबल है, डायग्राम वहाँ पे पक्का बना के आना है। केमिस्ट्री
एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस है वो तो तुम्हारे टिप्स पे भी चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि देयर इज अ सर्टेन टॉपिक इन विच नो रिएक्शन इज गिवन इन द एनसीईआरटी, देन यू कैन गो विद द रेफरेंस बुक। तो एक रिएक्शन आप उसकी भी वहां से देख सकते हो, बट मोस्टली यू विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी। देन वी हैव केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमें फ्लो चार्ट्स करने, केमिस्ट्री में रिएक्शंस का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में रिएक्शंस का केमिस्ट्री में रिएक्शंस का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री फिजिक्स में जहाँ फ्लो चार्ट बन सकते हैं, इतना बड़ा लिखने से बेटर है फ्लो चार्ट्स बना दीजिए, आपके नंबर अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर टर्मिनोलॉजीज एंड प्रोसेसेस फॉर द बायोलॉजी, आपको पता होनी चाहिए कि टर्मिनोलॉजी प्रोसेस कैसे हो रहा है। देखो, अगर आपको पता है ना रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, बस अपने वर्ड्स में इंग्लिश में अंग्रेजी में लिख दोगे कुछ भी, तो आपके अपने आप नंबर आ जाएंगे, क्योंकि तुमने वो सारी चीजें ऐड कर दी है जो तुम्हें समझ आई हुई है। लेकिन अगर ये रट्टा मारने बैठोगे तो एक दो वर्ड्स तो देखो तुम्हारे आंसर से मिस हो जाएंगे, जो एग्जामिनर को चाहिए थे, तुम्हारे नंबर वहां कट हो जाएंगे। तभी मैं कह रही हूँ क्रैमिंग करने से बेटर है एक वन शॉट वीडियो देख लो, नोट्स साथ के साथ तुम्हारे पास अगर है वो पढ़ लो, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल है वो निकाल लो, लेकिन एक बार समझ लो, तब तुम्हारे अपने आप तुमने अपनी लैंग्वेज में लिख देना, नंबर अपने आप आ जाएंगे। फिर है हमारे पास न्यूमेरिकल्स, असर्शन, रीजन, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ असर्शन, रीजन, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी तो हमें से करने ही करने हैं। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना ब्लू कलर के, वो भी करने हैं। जितने भी बॉक्सेस बने होते हैं एनसीईआरटी में से वो भी पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजें पढ़नी है। फिर उसके बाद शिफ्ट करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं ना, उससे बाहर तो वैसे नहीं पूछा सकता। फिर उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी के रिएक्शंस, एनसीईआरटी के डायग्राम अच्छे से देख लिए, क्योंकि देखो सिलेबस तो एनसीईआरटी में से ही आना है ना। रेफरेंस में से तुम क्या करते हो, एनसीईआरटी की एक लाइन है रेफरेंस में, उसी को थोड़ा बड़ा करके लिख देते ताकि बच्चा वो पढ़ ले और अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख पाए। तो दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बट मेन तो आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ ही स्टिक रहना है। तो एनसीईआरटी में से डायग्राम्स अच्छे से देख लेने हैं, उनको ही प्रेफर कर लेना अच्छे से। बस कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आप अपने नोट्स, रेफरेंस बुक या वन शॉट वीडियो से रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन मैंने फिर बोला है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, सैम्पल पेपर्स में से ही करने हैं और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डाउट्स। कोई भी डाउट है आप अपने टीचर से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए। अगर आपके अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछ लीजिए। कई बार तो फ्रेंड्स नहीं बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन आपने अपने डाउट्स आपके साथ क्लियर करने हैं। तो ये था हमारा साइंस की स्ट्रैटेजी। मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी कैसे आप इन्हें अच्छे से टाइम स्लॉट के साथ पढ़ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जिन बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे, तो इन सब्जेक्ट्स में से ये चीजें करनी है बस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस काफी बच्चों को पसंद हो भी सकता है, बट मोस्टली जहाँ तक मैंने सुना है बच्चों को सोशल साइंस थोड़ा कम ही भाता है, क्योंकि सोशल साइंस में ऑल अबाउट रट्टाफाइन, क्रैमिंग, सब कुछ बस बहुत पढ़ना पड़ता है सोशल साइंस में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे सोशल साइंस शुरू से ही बहुत टफ लगी है। बट मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्टिव रहेगी सोशल साइंस में। तो इसमें यू हैव टू फर्स्ट लुक इनटू द मैप वर्क। यार बच्चे रट्टे ही मारते रह जाते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, समझते ही रह जाते हैं, मैप्स को तो भूल ही जाते हैं। मैप्स को हम एक दिन पेपर से पहले देख लेंगे, हमारा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ रही मैं। बट मैप्स को तो छोड़ मत देना गलती से भी, बिकॉज मैप्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ गुड पोर्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन नंबर्स। तो मैप्स को अच्छे से कर लेना। हाँ, मैप्स की तुम ऑनलाइन रिसोर्सेज से हेल्प ले सकते हो, काफ़ी अच्छी यूट्यूब पे वीडियोज है, वो मैप्स में आपको कुछ निमोनिक से बता देते हैं कि आप यहाँ पे चीज़ लोकेशन याद रख सकते हो। तो मैप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए मैप की, आप ऑनलाइन क्विजेज ले लीजिए, या अपने घर में ऑब्वियसली जो हार्ड कॉपी आती है मैप्स की वो ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। बट मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैप को एक बार आपने अच्छे से देख लेना। लेबल मैप में क्या करनी है, इंपॉर्टेंट हमारे को पता है, इंपॉर्टेंट लोकेशन, रिवर, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल साइट्स, इनके मैप्स होते हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपके नंबर्स को बूस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पता है कहाँ पे है, आपको तो बस मार्क करनी है। उसमें कोई गुंजाइश है नंबर कटने की? ऑब्वियसली नॉट। बल्कि जो आप लिख रहे हो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है। शायद एग्जामिनर कहते हैं यार इसने ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैप में क्या है, आपको जो पूछा आपने वो मार्क कर दिया फुल मार्क्स। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने 3 पॉइंट्स में मैप भी डाल दिया। मैप को अच्छे से कर देना, लोकेशन, रिवर, माउंटेन, कुछ भी है उसे अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद आती है हिस्टोरिकल डेट्स एंड इवेंट्स। जितनी भी हिस्ट्री आपको देखो, ऐसे
SST के अंदर सिर्फ NCERT की बुक्स पढ़नी है भाई, वो पढ़ी जाए वही बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि SST इज क्वाइट अ बिग वास्ट सब्जेक्ट, आई फील इट। बट क्योंकि आप इसमें आप सिर्फ NCERT ही पढ़े, NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़ ले, उतना ही लेवल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। उसको अच्छे से पढ़िए, ऑब्वियसली वेटेज वाइज पढ़िए, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है तो उस चैप्टर को पहले पढ़िए, फिर सिविक्स में जिसकी वेटेज ज़्यादा है, फिर ज्योग्राफी में, फिर इकोनॉमिक्स में, तो जिनकी वेटेज ज़्यादा है उसी हिसाब से आपने उसको पढ़ना है। देन वी हैव हिस्टोरिकल डेट्स एंड इवेंट्स, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से दिन पे क्या हुआ था भाई, कौन सा इवेंट हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे एक्चुअली प्रिज्यूम कर रहा है कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा, सो यू हैव टू एक्चुअली नो दिस ऑल। देन वी हैव पिक्चर्स, कई बार क्या होती है आपकी साइड में पिक्चर्स बनी होती है, उनके नीचे पिक्टोरियल टेक्स्ट होता है, उसे भी जरूर पढ़ लेना। वो पिक्टोरियल टेक्स्ट से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs में, रिजर्वेशन रीजन में, तो उन्हें मत छोड़ देना, वो पिक्टोरियल टेक्स्ट को भी अच्छे से अंडरलाइन कर करके हाईलाइट कर देना, ताकि तुम्हें पता रहे कि मैंने वो भी पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली सिर्फ NCERT पढ़नी है। फिर मैं वही कहूँगी अगर NCERT आपको समझ नहीं आ रहा तो देयर आर अ लॉट ऑफ वन शॉट वीडियोस ऑन YouTube अवेलेबल फॉर फ्री, उनको देखो, अच्छे से पढ़ो। बहुत अच्छे चैनल्स हैं YouTube पे जो SST को बहुत ईजी वे से समझाते हैं, बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए बहुत ईजी कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़िए। SST को बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं, तो SST के लिए आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, बट NCERT इज मोर देन इनफ। फिर उसके बाद कनेक्ट करें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से। देखो SST के अंदर जैसे इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो देयर आर सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में कई बार देयर आर समथिंग जिसको आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, तो उससे आप थोड़ा सा अगर रिलेट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, और जब वही चीज़ आपके एग्जाम में आ जाएगी आप उसे बहुत अच्छे से लिख पाओगे। फिर उसके बाद आता है मीनिंग। अगर आपके पास जैसे सपोज ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री में कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका आपको नहीं पता, या कोई पिक्चर का ही नेम आ गया, सपोज कई बार ऐसा होता है ना कि इनकी जैसे किसी पर्सन का नेम आया, उसी की एक बार पिक्चर देख ली कि अच्छा ये ऐसा दिखता था, ठीक है, तो इनकी ड्रेसिंग उस टाइम पे ऐसी थी, वो टाइम कौन सा था, इतना, है ना, विच ईयर वॉज देयर, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस लोकेशन का पर्सन था। ऐसे आपको काफ़ी चीज़ें उसी पर्सन के बारे में पता लग जाएंगी, या कई बार कोई ऐसी पिक्चर का ही नाम आ जाता है तो उस पिक्चर को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, फिर उस पिक्चर में से आपको पॉइंट्स देख सकते हो, अच्छा हमारे आंसर में ये भी है तो इस पिक्चर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऐसे आप ऑनलाइन पिक्चर्स देख के आप अपने माइंड में कनेक्ट कर सकते हो जो आपका कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है NCERT में उससे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रैक्टिस राइटिंग। देखो SST का पेपर ऑब्वियसली आपको चार सब सब्जेक्ट्स आपने इस पूरे मेन सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करने हैं। पेपर तो आता है जी लेंदी, पेपर आएगा लेंदी, तभी इसमें कहते हैं, मैंने किसी में भी लिखा था प्रैक्टिस राइटिंग, सिर्फ बोल दिया था, बट आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना ही पड़ना है। इसमें तो मैंने लिख भी दिया कि प्रैक्टिस राइटिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों का रोना यही होता है जी पेपर छूट गया, पेपर आता था छूट गया, क्योंकि हमारे पास इसमें इतना कुछ लिखने के लिए होता है कि अगर तुम पहले ही एक बार इसको 1, 2, 3 बार लिख कर नहीं देखोगे, पेपर ऑन द स्पॉट सॉल्व होना फिर तो आपके लक पे डिपेंड करता है। आपको इसको अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, लिख के भी ऐसे ही नहीं देखना है कि वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर आ रहा है। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट, आपने SST का एक पेपर उठाया सॉल्व वाला, आपने आंसर नहीं देखे, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद उसी की आंसर की से अपने आंसर्स को चेक करो कि यार इन्होंने इतना सा लिखा, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, इतने मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है, चलो ठीक है, अगर मैंने बड़ा लिख भी दिया तो आंसर की में जो पॉइंट्स थे क्या वो मैंने इंक्लूड करे हैं, बस ऐसे करके तुम्हें इसको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर पूरा आंसर लिखना है, फ्रेम करना है इस आंसर को अच्छी तरह, इस तरीके से फ्रेम करना है ताकि तुम्हारे सब्जेक्ट के अंदर नंबर ना कटे, बिकॉज इसमें कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप आंसर कीज में देखोगे अपने आंसर से मैच करके आपको काफ़ी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो शायद आपने इंक्लूड नहीं करे लेकिन उस आंसर के अंदर आने थे। तो आंसर को लंबा लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कीवर्ड्स होने चाहिए बिकॉज एग्जामिनर ने तो वही ढूंढने हैं, नंबर आपको वहीं से मिलने हैं। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो SST के लिए सिर्फ इतना सा था। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट विच इज, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी बच्चों को इजी लगता है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है इसमें, बट फिर भी मैं छोटे मोटे टिप्स बता देती हूँ ताकि आप इसमें भी अपने नंबर्स को लूज ना करें। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। ग्रामर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बस इंग्लिश ग्रामर तो वैसे ही होगी। तो ग्रामर वोकैबुलरी को अच्छे से देख लेना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 10-15,
इसी साल के बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हो, वो 10-15 सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास बुक एग्जाम आइडिया वगैरह जौन से भी बुक है, उस बुक से आपने ग्रामर और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर्स। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो इंग्लिश के, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। उससे कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जब तुम अपना वहाँ पे राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, वो वाले वर्ड्स क्लिक कर जाएंगे और वही वर्ड्स आपने डाल देना, आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि वाह भाई इसने तो वर्ड्स ही बड़े अच्छे अच्छे इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपके पास टाइम आपको मिले, अगर टाइम मिले ओनली तभी आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स, या अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो देन प्रेफर टू वॉच इट इन इंग्लिश वीडियोस देखो। जैसे कई बार हम ऐसे होते हैं ना कि भाई बस बहुत हो गया, अब हमें एंटरटेनमेंट करनी है थोड़ी देर। अगर आपने एंटरटेनमेंट करनी है, यूट्यूब खोलोगे या कोई और अदर प्लेटफॉर्म खोलोगे, तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंग्लिश वीडियोस को प्रेफर करना है। तो वो जब इंग्लिश बोल रहे होगे तो कहीं ना कहीं यार कभी ना कभी वो वर्ड माइंड में क्लिक कर जाएगा, और फिर वहाँ पे अपने अगर लेटर में या एनालिटिकल पैराग्राफ में या राइटिंग सेक्शन में जहाँ भी वो वर्ड लिखो, एग्जामिनर ने तो वही प्रेस ही हो जाना है कि वाह बच्चे ने तो इंग्लिश ही बहुत अच्छी यूज़ करी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे फॉर्मेट। देखो राइटिंग सेक्शन में इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट पता है तभी नंबर आएंगे, नहीं तो फिर बस राम भरोसे लिखने को तो सबको ही लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको हर चीज़ का आना चाहिए। आपको कैसे पता लगेगा, सॉल्व सैम्पल पेपर्स। जब तुम सॉल्व सैम्पल पेपर्स दोगे, यही मैं बोलती हूँ किसी बच्चे के पास न्यूज़पेपर देखने का टाइम नहीं है और उसे ऐसा लगता है मुझे इंग्लिश वीडियो भी नहीं वॉच करनी, कोई बात नहीं, सॉल्व सैम्पल पेपर्स निकालो, उसमें जो राइटिंग सेक्शन है उनके आंसर पढ़ लो, तो तुम पढ़ाई करोगे ही ना, तो उनके आंसर पढ़ लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ दिस इज समथिंग न्यू, आई कैन रिमेंबर इट एंड कैन रिफ्लेक्ट बैक इन माई इंग्लिश एग्जाम, तो तब तुम्हारे को वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे वेज हैं, कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं लिटरेचर को मैं यही प्रेफर करूँगी, समरीज जो है वो वन शॉट ऑनलाइन जल्दी से देख लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, सैम्पल पेपर से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चन एक दो चैप्टर से रिलेट करके ही आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें इनकी समरीज पता होंगी, तुम्हें आइडिया होगा लिटरेचर में मेन आपने क्या आइडिया रखना है कि अंदर राइमिंग स्कीम क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं, थीम्स क्या है चैप्टर्स की, पोएम्स की थीम्स क्या है। लिटरेचर का मेन पार्ट आपका यहाँ पे चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स अवेलेबल है, कैरेक्टर्स को अच्छे से समझो कि ये पॉसिबल है, ये मैक्स है, ये हेनरी, इनका क्या काम था। द मिडनाइट विजिटर में हमने पढ़ा था ना पॉसिबल मैक्स के बारे में, तो यहाँ पे जहाँ पे आपके एन फ्रैंक है, जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स पता चल रहे हैं, तो उन कैरेक्टर्स को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि अगर बाई चांस पेपर में दो कैरेक्टर्स को भी रिलेट कर दिया तो फिर आप उसे कैसे आंसर करोगे। जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ग्रिफिन है, तो उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स में। क्या होता है, आपको क्वेश्चंस जो है वो कैरेक्टर्स के साथ ही रिलेट कर देते हैं कि इनको आप कैसे रिलेट करोगे रियल लाइफ के अंदर, या इनको आप कैसे रिलेट करोगे इनके पर्टिकुलर चैप्टर के साथ। तो इसमें आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, पोएम्स के अंदर, साथ में थीम्स पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। उससे आपका क्या होगा, और ये कैसे प्रिपेयर करना है, वीडियोस देख लो, वन शॉट वीडियोस, जल्दी टाइम हो जाएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, इनके जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लगाना है, हमने बिल्कुल सैम्पल पेपर लगाने हैं ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, राइटिंग सेक्शन के लिए, सॉल्व पेपर्स पढ़ने लग जाए अच्छी तरह, ताकि कोई भी वर्ड मिस ना हो और तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारे पूरी तरह तुम्हारी तैयारी कब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। साथ में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही लगाने हैं। तो ये थे हमारे जो 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST। अब आप कहोगे दीदी आपने तो इतना ज़्यादा बता दिया इनमें पढ़ने के लिए, यार तुम खुद देखो जो मैंने चीज़ें बताई क्या तुम्हें नहीं पता थी, ऑब्वियसली तुम्हें पता थी, बस क्या कर रहे थे तुम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने बता दिया उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर उन्हें पढ़ने लग जाना है, और मैंने बार बार बोला हर एक में तुमने क्या करना है, उसको टाइम स्लॉट के साथ रखना है, हर एक सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम देना है। एक दिन में मैं खुद कहती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 3 सब्जेक्ट उठाओ, उन 3 सब्जेक्ट्स में जौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज है उन्हें उठाओ, और जिस हिसाब से पढ़ना है बिल्कुल इसी वे से पढ़ना है। SST में मैप नहीं मिस करने, लोकेशन, आइडिया, लोकेशन, डेट्स, कुछ भी मिस नहीं करना। साइंस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, NCERT को अच्छे से रिएक्शंस पढ़ लो। तो इस तरीके से तुमने प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, स्कूल काफ़ी बच्चे अभी नहीं जा रहे होंगे, कहीं के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, इसी हिसाब से तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारे नंबर अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तुम खुद देखना, ये सिर्फ दिखने में बड़ा है लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हैं जो काफ़ी